हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं जितेंद्र। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेट अर्थात समुच्चय किसे कहते हैं। इट्स मीन मतलब किस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे और किस कलेक्शन को हम सेट नहीं करेंगे। ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मतलब सेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस बारे में आज का लेक्चर होगा। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे दो मेथड होते हैं। एक होता है रोस्टर मेथड जिसको हम टैबुलेशन मेथड भी बोलते हैं या टैबुलर मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर मेथड जिसको समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं। तो पहले बात करेंगे हम रोस्टर मेथड की, जो हमने लिखा है यहाँ पे कि रोस्टर मेथड या टैबुलेशन मेथड। रोस्टर मेथड को हिंदी में रोस्टर ही बोलते हैं, रोस्टर, और टैबुलेशन मतलब तालिका। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है तालिका। कहने का मतलब ऐसा मेथड, वह सेट जिसके एलिमेंट को हम एक तालिका मतलब टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें। कहने का मतलब हमको एक लिस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकें, बता सकें कि लिस्ट फॉर्म में या लिस्ट फॉर्म में लिख सकें। उस मेथड को हम रोस्टर मेथड या तालिका मेथड बोलते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम अपनी किसी क्लास के, मान लिया कोई 11वीं की कोई क्लास है, 11th क्लास का कोई सेक्शन है जिसमें 26 स्टूडेंट हैं मान लेते हैं, और किसी टीचर ने आपसे कहा कि आप अपनी क्लास के बच्चों का एक ग्रुप बनाइए। तो ग्रुप बनाएंगे, हम क्या लिखेंगे, क्लास के बच्चों का नाम लिखेंगे। पहले बच्चे का नाम ए, फिर बी, फिर सी, डी से लेके लास्ट तक जेड तक। हम क्या करेंगे, अगर हमने कोई क्लास का ग्रुप बनाया, मान लिया ए फर्स्ट ईयर के ए सेक्शन का ग्रुप है, और उसमें कोई ए नाम का स्टूडेंट है, कोई बी नाम का, कोई सी का, कोई डी का, ऐसे ही, और सबसे जो लास्ट का स्टूडेंट होगा उसका नाम जेड होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमने क्लास के हर एक स्टूडेंट का नाम लिखा। जिसका नाम ए था ए, बी, सी, डी, और लास्ट में जिसका नाम जेड था वो जेड भी हमने नाम लिख दिया। या आप ऐसे मान लीजिए ए फॉर अमित, बी फॉर बादल, सी फॉर छोटे, डी फॉर दीपक, वोट जो भी आप मानना चाहें अपने हिसाब से। तो क्या करते हैं रोस्टर मेथड में, क्या करते हैं, हम एक एक अवयव को एक टेबल के माध्यम से समझाते हैं, टैबुलेशन फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में। यहां तक बात समझ में आई? क्या करते हैं इसमें, तो इस मेथड का जो मीनिंग रहा, क्या रहा, रोस्टर मेथड के हिसाब से हम जितने भी अवयव होंगे उस सेट में, हम सारे अवयवों को एक लिस्टेड फॉर्म में अर्थात टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। एक बात, हर दोनों एवरी टू एलिमेंट्स के बीच में हमें कोमा साइन पुट करना होता है। यहाँ ध्यान देखिए, ए और बी के बीच में कोमा लगाया, बी सी के बीच में कोमा लगाया, सी डी के बीच में कोमा लगाया। ऐसे ही हमने एवरी टू एलिमेंट के बीच में एक कोमा साइन पुट किया है। क्लियर? थर्ड बात का क्या ध्यान रखना है, जितने भी उस सेट के एलिमेंट होंगे सबको हम करली ब्रैकेट, करली जो मंझला ब्रैकेट होता है, मतलब ये वाला करली ब्रैकेट, ये इस ब्रैकेट के अंदर हमारे सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और सबको हमने एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। इतनी बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। माना हमने इंग्लिश वोवेल्स का सेट लिया। अब हमारे पास इंग्लिश के कितने वोवेल होते हैं? 5। तो 5 वोवेल का जब सेट लेंगे, माना V बराबर हमारे पास इंग्लिश वोवेल्स के अल्फाबेट का सेट है। तो हमारा पहला वोवेल होता है ए, फिर ई कोमा आई कोमा ओ और कोमा यू। तो ये जो है हमारा इंग्लिश वोवेल का, इंग्लिश वोवेल्स का सेट है। ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने ये नहीं लिखा कि जनरली बोलते हैं कि इंग्लिश वोवेल, नहीं, हमने उस वोवेल में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट है तो सबको लिखा। पहले ए, फिर ई, फिर आई, ओ, यू, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। आई को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जो डिस्कस करना है, सारे एलिमेंट को इंडिविजुअली लिखना है, एवरी एलिमेंट के बीच में कोमा साइन पुट करना है, और तीसरी बात कि सारे एलिमेंट को एक करली ब्रैकेट अर्थात जो मंझला कोष्ठक जिसको बोलते हैं, उस करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। यहां तक बात समझ में आई? आप और एग्जांपल भी लिख सकते हैं। जैसे अपना स्कूल है, S4 हमने स्कूल का सेट किया रिप्रेजेंट, और हमारे स्कूल में जितने भी क्लास है, मान लिया हमारा स्कूल 1st से 12th तक चलता है। तो फर्स्ट ये पहली क्लास, ये सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। अब देखिए, अगर हमारी क्लास, हमारे स्कूल में 12, हमारा अगर इंटर कॉलेज है तो 12 तक क्लास चलेंगी।
तो हमने क्या किया, सारी क्लासेस का अलग अलग बता दिया कि हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। तो ये क्या है, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एवरी एलिमेंट को एक लिस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, हर दो एलिमेंट के बीच में एक कॉमा साइन पुट करना होता है और सारे एलिमेंट को एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड मेथड, सेट बिल्डर मेथड की। सेट बिल्डर मेथड को हम समुच्चय निर्माण विधि भी बोलते हैं। सेट बिल्डर मेथड को समुच्चय निर्माण विधि, इसको हम समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। इस सेट बिल्डर मेथड को भी समझिएगा। रोस्टर मेथड में क्या होता है, रोस्टर मेथड में हम एवरी एलिमेंट को एक लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं, बट सेट बिल्डर मेथड में ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब, सेट बिल्डर मेथड में एलिमेंट्स को लिस्टेड फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अब सेट बिल्डर मेथड के बारे में समझिएगा। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमें अपने स्कूल के ऑल स्टूडेंट का सेट बनाना है कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो हमने लिया कि S फॉर स्कूल और यहां पे इसको लिख दिया हमने कि कोई x है सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। मतलब जो x है वो हमारे स्कूल का कोई छात्र है। अब ध्यान से देखो, s बराबर क्या लिखा, x क्या है, x इज द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। अब जितने भी स्टूडेंट है, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, जनरल फॉर्म में लिख दिया कि जितने भी अपने स्कूल के स्टूडेंट है वो सारे सेट में आ गए। जबकि रोस्टर फॉर्म में क्या था, अगर रोस्टर फॉर्म में हमें अपने स्कूल के स्टूडेंट का नाम लिखना हो तो जितने भी नाम लिखने होंगे, जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़े, सबका नाम अलग अलग से लिखना होगा। रोहन, मोहन, टीटू, बिंटू, जो भी नाम है बच्चों के, व्हाटएवर, कि हर क्लास के बच्चों का सबका नाम लिखना होगा। लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे नहीं किया, हमने कोई टेबुलेशन फॉर्म में नहीं किया इस बार। कहने का मतलब, जो सेट बिल्डर मेथड होता है इसमें एलिमेंट्स को टेबुलेशन फॉर्म में अर्थात लिस्टेड फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इवन इसको एक कॉमन प्रॉपर्टी के द्वारा लिखा जाता है। यहां तक बात समझ में आई। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो एवरी एलिमेंट पर काम करती है। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, एस हमारे एक स्कूल का एक स्टूडेंट का सेट है जो हमारे स्कूल के हैं, तो हमने लिखा एक्स, और एक्स क्या है, एक स्टूडेंट है अवर स्कूल का। और ले लीजिए, मान लिया आई फॉर इंडिया, आई तो चलो ए ले लेते हैं, ए यहाँ पर स्मॉल ए, और ए इज एन इंडियन। ए क्या है, इंडियन है, इट्स मीन। अब इस ए के सेट के अंदर अपने देश में जितने भी पीपल रहते हैं, जितनी भी हमारे देश की क्या है जनसंख्या है, सारी जनसंख्या इस सेट के अंदर आ गई। बात आ रही है समझ में। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी, ए क्या है, इंडियन है। अब इंडिया के जितनी भी पीपल्स हैं, इंडिया में जितनी जनसंख्या है, सारी इस सेट के अंदर आ गई। और अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखने लगे तो बहुत समय निकल जाएगा, एक फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि देश लगभग 130 करोड़ लोग हैं हम लोग। भाई 130 करोड़ का नाम लिखने में कितना समय लग जाएगा। तो ये होता है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में एलिमेंट्स को टेबुलेशन फॉर्म में अर्थात लिस्टेड फॉर्म में नहीं लिखा जाता, बल्कि सेट बिल्डर में इसको एक कॉमन प्रॉपर्टी के द्वारा लिखा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। और एक एग्जांपल लीजिए, अपने गांव का, सिटी का ले लीजिए, M फॉर M, और यहां पे हमने ले लिया Y, और Y जो है इज अ member of, Y is the PM of इंडिया। तो हमने M लिया, Y के ले लिया, PM ऑफ इंडिया ले लिया। इट्स मीन भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अब तक, जितने भी PM रहे हैं, वो सारे इस सेट के अंदर आ गए। इसमें चाहे आपके मोदी जी हों, मनमोहन जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, या जवाहरलाल नेहरू जी हों, जितने भी भारत में अब तक PM रहे हैं, वो सारे PM हमने इस सेट के अंदर ले लिए। यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब कुछ बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। एग्जांपल से पहले हम बात करेंगे कुछ हम जनरली कुछ नोटेशंस होते हैं हमारे पास जिनको हम डिनोट करते हैं।
वो कुछ साइन है, एक तरह से साइन का यूज कैसे करेंगे, उनका मीनिंग क्या होगा, उनको हम क्या पढ़ेंगे, इस बारे में बात करते हैं। आपको जनरली एक साइन मिलेगा, ये उल्टा ई, एक तरह से ये होता है हमारा देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ा जाता है देयर एग्जिस्ट। वहीं अगर इसको कट का साइन लगा दिया जाए तो ये पढ़ा जाएगा डज नॉट देयर एग्जिस्ट। एक साइन होता है ये वाला, इसका ये इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। और अगर इसमें कट का साइन लगा दे तो इसको पढ़ा जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। वैसे जैसे संस्कृत में हमारे विसर्ग होते हैं ना, जो संस्कृत में विसर्ग टाइप होते हैं, जैसे इधर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये साइन लगा है, ये इसको पढ़ते हैं हम सच दैट। इस साइन को पढ़ा जाता है सच दैट। और छोटा ई और छोटा आई, इसको पढ़ा जाएगा दैट इज। इस साइन को पढ़ते हैं दैट इज। तो ये उल्टा ही जैसा साइन हुआ देयर एग्जिस्ट, ये हुआ अगर इसमें कट का साइन लगा दे डज नॉट देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, ये पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको पढ़ेंगे सच दैट, इसको पढ़ेंगे दैट इज। और एक साइन ये होता है बिकॉज, ये आप जानते ही हैं, इसको पढ़ते हैं, ये भी सच दैट होता है। और कुछ साइन है जैसे चैप्टर में आएंगे, जब आएंगे उनको तब डिस्कस कर लेंगे। अब इनका यूज देखिए एक बार। सपोज दैट मेरे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 10 नंबर्स तक का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये एक सेट हो गया हमारे पास, 10 नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। और क्वेश्चन रहा कि 11, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ले लीजिए, n के अंदर आएगा नहीं आएगा, और एक ले लीजिए 7, फिल इन द ब्लैंक्स n के अंदर आएगा नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए 11 हमारे इस सेट में नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल नंबर का सेट है वो केवल 10 तक का है। इट्स मीन जो 11 होगा वो डज नॉट बिलोंग टू n होगा, और 7 हमारा इस सेट के अंदर है, तो सेट क्या होगा? सेट बिलोंग करेगा n को। कहने का मतलब जो एलिमेंट जिस सेट में होता है उसके लिए बिलोंग्स का साइन लगाते हैं, और अगर कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो उसके लिए हम डज नॉट बिलोंग का साइन लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई?